तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का एक बार फिर सलाम, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे, संडे बिलाशुबा एंजॉय कर रहे होंगे, और हमेशा की तरह मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पसंद करने का, इंस्टाग्राम पे फीडबैक देने का। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैंने काफ़ी मैसेजेस रिसीव किए हैं, ख़ास तौर पे मदर्स के से, माओ के। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग और हम लोग कोरोना के साथ 2 साल से तकरीबन जंग लड़ रहे हैं, और हमने शुरू में बहुत ज़्यादा जोशीले तरीके से इसका मुकाबला किया, बहुत ख्याल किया। लेकिन बज़ाते डॉक्टर मैं ख़ुद ये बात नोट कर रहा हूँ कि लोग अब इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और SOPs को फॉलो नहीं करते, और उनको शायद इस बात की परवाह होना ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से जिन्ना हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और जगहों पे भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से कि प्लीज़ अपना ख्याल करें, क्योंकि अगर आप एक यंगस्टर हैं, अगर आपको कोरोना हो जाता है और आप उससे निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी जो कि अधेड़ उम्र शख्स हैं, उनको हो गया, तो यू नेवर नो कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये मेरा मैसेज था शो स्टार्ट करने से पहले, और इस मैसेज के साथ साथ आज हम बात करने जा रहे हैं नहायत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के ऊपर, जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चों में अमूमन बीमारी पाई जाती है, और अगर ये बीमारी बच्चों में हो तो फैमिलीज़ ने किस तरीके से इनको काबू करना होता है, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, क्या अलामात हैं, और ख़ास तौर पे उन माँ बाप के लिए ये बड़ा मसला बन जाता है कि जिनका बच्चा अगर बहुत हाइपर एक्टिव हो, किसी चीज़ पे फोकस ना करे, और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे काबू में आए, पढ़ाई लिखाई करे, और भी जो दुनिया की नॉर्मल रूटीन है उससे वो फॉलो करे, लेकिन बच्चा कर नहीं पाता। फिर एक टाइम पे पता चलता है कि इसको ADHD है। ये ADHD होता क्या है, इसकी अलामात क्या है, अगर किसी को हो जाए तो माँ बाप को क्या चाहिए कि अर्ली टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं और इसका क्या इलाज कराएं। ये सब कुछ आज के शो पे हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी पे जिसका अभी तक लोगों को इल्म नहीं है, अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। अमूमन हमारे अतराफ़ के लोग हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। अगर हम अपने बच्चे की बीमारी के हवाले से कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई वो या तो टोटका बता रहे होते हैं, या तो कोई ना कोई वो हल बता रहे होते हैं। और ADHD के मामले में तो मुझे लगता है कि हर कोई हमारे अतराफ़ में डॉक्टर है, इसको ये करा दो, इसको वो करा दो, बच्चा शरारती है। तो हमने सोचा कि आज इसके मुतालिक हम बेसिक नो हाउ ले लें, और इसी असना में हमने अपने 2 माहिर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट को बुलाया है। पहले है हमारे शाहरोज़ अहमद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब दूसरे मेहमान हैं हमारे ज़ैनब तुफ़ैल अरबाब, साइकोथेरेपिस्ट हैं स्पेशली फॉर इंडिविजुअल कपल थेरेपी एंड फैमिलीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। और आज हम बात जो करने जा रहे हैं, माशाल्लाह से आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों एक्सपर्ट्स हैं और ADHD को ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमारे नाजरीन को जानने का मौका मिलेगा। पहला सवाल मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली ADHD है क्या, अगर किसी को हो जाए तो आप कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ADHD ये 3 किस्म की चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें एक HD होता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चा सिर्फ हाइपर एक्टिव होता है, कहीं पर एक जगह बैठ नहीं सकता है, इम्पेशेंट रहता है, और किसी एक चीज़ में तसलसल के साथ काम करना या एक जगह बैठ करके तसलसल के साथ काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सही। सेकंड होता है इसमें जिसको हम कहते हैं ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी इम्पेशेंस नहीं होगा, लेकिन बच्चे के अंदर अटेंशन डाइवर्जन होगी। कोई भी एक काम करते हुए कोई भी चीज़ दूसरी होगी, फ़ौरन वहाँ डाइवर्ट हो जाना, फिर दूसरी से तीसरी पर डाइवर्ट हो जाना, और इस तरह से किसी एक काम को भी सही से नहीं कर पाना। और जो तीसरी चीज़ ADHD, इसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को बहुत मुश्किल हो रही होती है कि किसी एक चीज़ के ऊपर अटेंशन को डाइवर्ट अपनी रखते हुए काम को करना, और इसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी भी उसके अंदर होती है।
यानी कि एक तो वो कहीं बैठ भी नहीं सकता, और अगर बैठ जाए तो वो काम के ऊपर उसकी अटेंशन भी नहीं रह सकती। सो दैट इज़ वाई इस तरह के बच्चों को हमारी सोसाइटी में नॉर्मली तौर पर शरारती बच्चे कहा जा रहा होता है, या बहुत शरारती बच्चे कहकर इनको सिर्फ नॉर्मली अज्यूम किया जा रहा होता है। बट हर बच्चा शरारती होता है, हर बच्चे के अंदर इम्पेशेंस होती है, कुछ बच्चे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन ये जो ADHD वाले होते हैं, इनके हर कंपोनेंट में ये अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी बुरी तरह से मुतासर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़ैनब आप ये बताओ, एक बच्चा है, शरारतें कर रहा है, जिस तरह अभी शरों से बात की, उछल कूद कर रहा है, हमें तो अच्छा लगता है। किस टाइम पे फैमिली को परेशान होना चाहिए कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, या इसको किसी आपके पास या हमारे पास डायग्नोसिस के लिए लाना चाहिए? कौन सा टाइम है, कोई फाइन लाइन है? देखिए, सबसे पहले तो ये आप देख लें कि प्लीज़ ये नहीं कहें कि वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। कि ADHD इज़ यस इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ डिजीज़। तो इसको ये कहना कि कब नॉर्मल नहीं है तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। सेकेंडली यहाँ पर या शरारती बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब मुझे भी अगर मौका मिले मैं भी उछल कूद करने लगूँ, बट यू नो ऑब्वियसली इट्स डजंट वो। और बड़े भी होते हैं ADHD में, ठीक है, बड़ों को भी डायग्नोज बाद में भी किया जाता है, शुरू में नहीं होता है। तो अनडायग्नोज तो हमारे यहाँ, स्पेशली हमें अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, बहुत है। बट हाँ, थोड़ा जब फोकस नहीं रह रहा है, जब ध्यान नहीं रह रहा है, जब थोड़ा सा क्योंकि टीचर्स पिकअप कर लेती हैं, वो बुला लेती हैं, तो अगर आप असेसमेंट करवा रहे हैं और वो टीचर सजेस्ट करे, या अगर मदर या फादर ने पिकअप कर लिया, प्राइमरी केयर गिवर ने, तो करवा लें। विदाउट वो होगा, अगर नहीं होगा तो डिटेक्ट तो पता चल जाएगा कि कुछ और है, तो और एक्टिविटीज़ कर लेंगे। वैसे भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। बिल्कुल। कौन कौन से सिम्टम्स कह लो, साइंस कह लो, या उस बच्चे के अंदर की पर्सनैलिटी, कौन कौन से ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जिनको देख के आप असिस्मेंट के लिए जाएं? क्योंकि आपने जो बात की, नॉर्मल भी लोग यही कर रहे होते हैं बच्चे, तो कौन से ऐसी 3-4 चीज़ें जो लम्बा फिक्रिया हो सकती हैं ADHD के? सो देखिए, एक तो फोकस, दूसरा ज़रा कुछ ज़्यादा ही थोड़ा ज़्यादा घूमना, मतलब ज़्यादा हिलना, ठीक है, क्योंकि जब ADHD या ADD जो भी डिटेक्ट होता है ना, तो वो एक हम लोग बताते हैं कि जी क्लासरूम के ड्यूरिंग भी उनको खड़े होने की इजाज़त दी जाए। उनको अच्छा टाइम ज़्यादा लेते हैं वो कुछ टास्क फिनिश करने में, फिर डेडलाइंस भूल जाते हैं, और उनको ये शरारती बोलकर और उनको नॉन सीरियस बोलकर उनको दबाना, उनको रिडिक्यूल करना, वो थोड़ा सा उनके लिए। और फिर हाँ, एक और चीज़ होती है, जो एंगर बर्स्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पिकअप करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स, और कहते भी हो रहे होते हैं, पर थोड़ा ज़रा सा जो सुनने वाले हैं वो सेंसिटिविटी से सुनकर ब्रॉड माइंडेडली ले आएँ। बिल्कुल। असेसमेंट इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बुरी नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो ट्रेंड निकला है बड़े स्कूल्स में कि हर ही बच्चा कह रहा था मुझे ADHD तो नहीं है कि मुझे असेस करते हैं। दरअसल माँ बाप भी तो नहीं चाहते ना कि मेरे बच्चे में कोई चीज़ निकले, वो देखते हुए भी आंखें बंद कर रहे होते हैं। यही माँ बाप की मोहब्बत होती है। बच्चे ADHD का शिकार हैं, डायग्नोसिस नहीं हुआ, अब वो बच्चा 22-23 साल का बड़ा हो गया है, वो एडल्ट हो गया है, तो उसमें अगर ADHD है तो वो क्या कर रहा होगा? वो डेफिनेटली वो आपको दिखेगा, जैसे लोगों के साथ जो उसका जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होगा वो बहुत रैश किस्म का होगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा। वो चीज़ें वो कर रहा होगा जो उसको पसंद आ रही होंगी, और वो चीज़ें वो हरगिज़ नहीं कर रहा होगा कि जो उसको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें हर किसी को लेकर चलना होता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपनी स्टडीज़ को, कैरियर को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। अचानक से इस 22 साल के लड़के को लगेगा कि मुझे शायद डॉक्टर बन जाना चाहिए, अचानक से उसको ये फील हो रहा होगा कि शायद मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया, मुझे तो मीडिया पसंद है। अचानक से उसे आगे जाकर कोई और चीज़ टेल करेगी, उसे लगेगा मुझे तो शायद यहाँ पर होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर वो फोकस ही नहीं कर पा रहा होगा। जनाब, बातचीत अभी चलती रहेगी, हमें छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। अभी तक एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है कि हाइपर एक्टिविटी या उछल कूद ज़्यादा है, इम्पल्सिव है, शरारतें बहुत करता है, तो मेरा ख्याल से असिस्मेंट कराने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ आप अगर कहते हैं ब्रशिंग इनटू द कारपेट, ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो आप छुपाना चाहते हो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ इतनी बड़ी बन के आए तो सबको पता चलता है। जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
जब हमारे यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो हमें ज़्यादातर उम्मीदें ये होती हैं कि हम अपने जो डिज़ाइन फ्यूचर होता है बच्चे के हवाले से वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब टाइम बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी पता चलती हैं जो हमें हज़म नहीं होती, हमें बर्दाश्त नहीं होती। ख़ास तौर पे माँ बाप को जब कोई ये बोले कि तुम अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो मेरे ख्याल से माँ बाप को बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। तो हमारा शो करने का मकसद ही यही है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो अनयूजुअल हो, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। अब मैडम, कोई फैमिली इग्नोर कर जाती है, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कल को उसकी शादी होनी है, रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, ये सब रिलेशनशिप में फिर क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है? देखिए, जब फोकस नहीं होगा एक इंसान में, इंसान में हाइपर एक्टिविटी होगी, डेडलाइंस भूल जाएंगे, तो डेडलाइंस, फैमिली की भी डेडलाइंस होती हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो रिलेशनशिप में खलल आएगा। अब उस इंसान को खुद भी नहीं पता कि मैं किस स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, तो हाउ डिफ़िकल्ट दैट मस्ट बी फॉर दैट पर्सन। आप ये सोचें ना, सिर्फ एम्पैथी, हमारे यहाँ एक एम्पैथी एक वर्ड है जिसमें अपने आप को उसकी जगह रखना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा, अगर आप बुरा ना माने, मैं वापस जाऊंगी। आपने जब कहा कि किसी माँ बाप को ये बताया जाए डॉक्टर को दिखाओ, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो बड़े मज़े से करा लेते हैं। सही बात है। तो वैक्सीनेशन भी तो एक शॉट है जो बच्चे को तकलीफ देता है, पर क्यों कराते हैं? क्योंकि उसकी भलाई है ना, जो नीड है। जब भी आपने डायग्नोसिस असेसमेंट का कहा, तो अगर उसकी नीड है तो उसको दे दें, और अगर वो नहीं दे सकते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, मैं बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं हो रही, मैं खुद पेरेंट हूँ, मगर यहाँ पर अगर वो बड़ा हो गया और रिलेशनशिप में खलल आ रहा है तो अगेन असेसमेंट करा लें, हेल्प वहीं आएगी, फोकस हो जाएगा, एंगर की मैनेजमेंट हो जाएगी, बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जीज को डाइवर्ट करने के लिए एक्सरसाइजेज, मेंटल, बहुत, देयर इज सो मच हेल्प, एंड स्टार्ट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद थेरेपी। थेरेपी में सबसे पहले असेसमेंट होता है, थेरेपिस्ट ही बता देगा या बता देगी कि भाई आपको साइक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि नहीं, पैरेलल थेरेपी चलेगी। पेरेंट्स को मनाना, उनको फिर अपने साथ फैमिली थेरेपी में लाना, ये क्या चैलेंज है लगता है आपको? इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। हमारी मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी में चीज़ों को ओन नहीं किया जाता, ख़ास करके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के कोई भी नेगेटिव चीज़ें सुनना कुछ ख़ास पसंद नहीं करते हैं, मगर प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको हम इस तरह से लेते हैं, स्पेशली मैं ज़रूर उनको बच्चों की थेरेपी के साथ, एक तो पेरेंट्स के अंदर इंसाइट डेवलप करना कि आपके बच्चे के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन इट्स अ थिंग कि नज़ला, खांसी, बुखार भी तो किसी को भी हो ही जाता है ना, तो सिमिलरली एक चीज़ है, उसको आप जो है साथ लेकर चलेंगे वो ठीक हो जाएगी। तो उसमें हम पेरेंट्स को, एक तो ये कि सबसे पहली चीज़, पेरेंट्स को स्मार्ट होने की बड़ी ज़रूरत होती है, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना, अपने बच्चे को कीनली स्टडी करना, उसकी एक तरह की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करना। इसके अलावा जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल के साथ काम लेना होता है। ADHD वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा कभी कभार मदर्स के लिए स्पेशली हमारी सोसाइटी में चैलेंजिंग हो जाते हैं, बैठना नहीं और मुसलसल इधर से उधर और परेशान करते रहना। तो उसमें फिर हम पेरेंट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक तो हम उनको सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करवाते हैं जहाँ पर वो अपनी चीज़ें सवाल कर सकते हैं, जहाँ पर वो सिमिलर सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स दूसरों की देख करके अपने आप को थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, ठीक है, और लर्निंग भी होती है। इसके साथ साथ पेरेंट्स को जो मैं स्पेशली मशवरा देता हूँ वो ये कि एक बहुत अच्छा सा स्केड्यूल, एक रूटीन बच्चे की ड्राइव की जाए, और वो ड्राइव अपनी बुनियादों पर ना की जाए, अपनी फिजिबिलिटी, अपनी आसानी, अपनी कंफर्टेबिलिटी पर नहीं, बल्कि बच्चे को रीड करते हुए उसको किस वक्त क्या क्या चीज़ें करना पसंद है, ठीक है, और उससे किस वक्त क्या क्या चीज़ें करवाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे स्कूल से आने के बाद दोपहर में नैप लेते हैं, सोना उनको पसंद होता है। अब अगर उसमें मदर ने बच्चे को किसी ऐसे टास्क के ऊपर लगा दिया है, या कोई टीचर आ रहा है, कुरान टीचर आ रहा है, जिसके ऊपर बच्चा ऑलरेडी जो है टायर्ड है, थका हुआ है, फिर उसके बाद एक ऐसा काम जो उसको नहीं पसंद है वो उसको और ड्रेन आउट करता है, जिससे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और फिर वो उसको निकालता है अपनी एनर्जी के ज़रिए। तो पेरेंट्स को एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाना चाहिए, बच्चे को रीड आउट करते हुए, और बच्चे को एक क्यूबिकल से निकलकर पूरे दिन में दूसरे, तीसरे, चौथे और इसी तरह से पूरा एक साइकिल डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली उसको मूव ऑन करवाना चाहिए। बच्चे की एनर्जी यूटिलाइज होते 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 रात में फिर एक ऐसा पैर आता है कि उसकी अच्छी खासी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी होती है, वो आराम से अपनी अच्छी नींद कर सकता है, और फिर दूसरे दिन दोबारा से वही सारी साइकिल। बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों ने। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले आप कोई मैसेज दें पब्लिक को। मैं तो वही बात रिपीट करूँगी
कि गेट हेल्प व्हेन नीडेड, गेट अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो गेट इट, ठीक है। आपका ये जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा मगर आप मैनेज कर सकेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। क्यों? क्योंकि ये इतनी मज़े की चीज़ है कि इसकी वजह से आप किसी भी प्रोफेशन में आपका बच्चा जा सकता है या जा सकती है, एंड दे कैन क्रिएट एंड दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स। सो प्लीज़ I would say that get the help, get the medicine when needed and get therapy. जी जनाब, शहरोज़ प्लीज़ आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस यही बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट एज सच थिंग कि जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, बच्चे को अपने बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक या फिर ऐसा समझें कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा एंड ऑल दिस लाइक दिस इज़ द थिंग। अपनी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज टाइप ऑफ द किड्स आर दोज जो कि आगे जाकर स्पोर्ट्समैन और वो कैरियर्स बहुत अच्छी तरह से उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। Exactly. इसी के साथ साथ हम अपनी इन सारी चीज़ों को अगर पॉजिटिवली मनूवर करते हुए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहें तो हम इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से अपने मुल्क कौम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सक्सेस एंड ऑल द थिंग इज़ लाइक अल्लाह के हाथ में। तो क्या बात है, बेहतरीन चीज़। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहीं से कोई कमी देता है तो दूसरी साइड पे ज़्यादा कर देता है। ये हमारी ड्यूटी है हमारे प्रोफेशनल्स की कि कहाँ से हम उस चीज़ को पकड़ें। बहुत अच्छा लगा बात करके थेरेपी के हवाले से, क्या करना है, कैसे डायग्नोसिस देनी है। अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि अगर किसी बच्चे को ADHD है तो उसको दवाइयाँ कौन सी दी जाएँ, क्या वो डिपेंडेंट हो जाता है, नहीं होता, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रेमचंद। यू जस्ट स्टे विद अस। हम ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले सेगमेंट में हमने बात की कि अगर किसी को ADHD हो जाता है तो उसकी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग वगैरह या फैमिली को क्या सपोर्ट की जाए। अब हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। जी जनाब, बात करते हैं हम बड़े अच्छे अपने दोस्त डॉक्टर से, डॉक्टर प्रेमचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेक्शन हेड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, आगा खान यूनिवर्सिटी। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? बस जी, क्या है, मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त, बिल्कुल। कैसा गुजर रहा है संडे आपका? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्या करते हैं वैसे, आपकी लेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं अपार्ट फ्रॉम योर डॉक्टरी? डॉक्टरी के अलावा जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कि जैसे म्यूज़िक सुनना, साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा, साइकिलिंग करते हैं, ज़बरदस्त। दूसरी के फुटबॉल जो कि वो, तो ये वाली एक्टिविटीज़। बाकी टाइम में जो कि म्यूज़िक, तो आई एम लवर ऑफ म्यूज़िक। सिंगिंग नहीं कर सकता, चलो वो अलग बात है लेकिन म्यूज़िक से लगाव है। म्यूज़िक से लगाव है एंड न्यू एडिक्शन मेरी है कि साइकिलिंग है। सो आई यूज्ड टू साइकिल। क्या बात है। तो वो मुझे जो कि इट्स माय, आई मीन अगेन काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट न्यू एक्टिविटी। आई थिंक डॉक्टर को रोल मॉडल होना चाहिए जब वो किसी पेशेंट को बोले कि भाई वॉक करो या साइकिलिंग करो या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, तो उसके अंदर से भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, ट्रू फीलिंग जब निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ADHD पता है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या बीमारी है, अपने पॉइंट ऑफ जो न्यूरोलॉजिकल इशू है यहाँ से प्लीज। देखो, ADHD का एक, अगर ये वर्ड को पूरे को अगर ये कि हम ये कि वो करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है जी। अभी ये वाली इसको ये बीमारी में तस्लीम नहीं किया जाता, ये कहा जाता है कि बिहेवियर डिसऑर्डर, आदत या रवैये का नाम है, ठीक है जी। अभी दूसरा जो कि इसकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब कि आपकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब जब ब्रेन नशोनुमा पा रहा है उस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ जिसको ये कि आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपका जो कि ब्रेन जो कि आपने MRI कर लिया, देख लिया ब्रेन नॉर्मल, तो उसका मकसद है कि सारी चीज़ें सब ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मकसद है कि ब्रेन में जो कनेक्शन है या ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न।
यही मेरा सवाल था अगला आप यहीं से कि ब्रेन में ऐसा होता क्या है कि ADHD हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट फिर क्या करवाएंगे, खैर बाद में बताइए। देखिए अभी होता ये कि एक्चुअली ADHD में होता है कि ब्रेन में जो इश्यू ये होता है कि सर्किट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन को एक दूसरे के पार्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। इनमें प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रेन की कनेक्टिविटी का इशू आता है। ठीक है, क्या ब्रेन का जब ये कि कनेक्शन ये कि आउट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये कि आपके कि सर्किट यहाँ से शॉर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा जो कि आपका रूम जो है ना उस पर स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली द सेम कि आपके कि जो कनेक्शंस हैं, जो पाथवे है, जो नेटवर्क है ब्रेन में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि ब्रेन की क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो कि ये कनेक्शन जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। अब तक ये कि इन चीज़ों का ये कि पता नहीं लग सका है कि भाई ये होता क्यों है। ठीक है, एग्जैक्टली जो कि रीज़न वो पता नहीं कि भाई ये हो क्यों रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक ये कि अम्मा अब्बा में, समटाइम ये कि आप देखेंगे कि एक ना दूसरे पेरेंट में जो है ना कुछ ये कि हाइपर एक्टिविटी के या उनसे एक हिस्ट्री लेंगे तो नहीं। पहले तो बचपन में ये भी ऐसा ही था, इसका अम्मी कहती है कि डॉक्टर साहब, इसकी अम्मी कहती है कि इसका अब्बू भी है कि बचपन में ये कि ऐसे ही हाइपर था, ऐसा ही चुलबुला था। तो थिंग्स लाइक दैट, कुछ ना कुछ आ रहा होता है, कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो इसका मकसद है कि कुछ ना कुछ ये कि जीन में है। अब ये कि वो जीन वाला जो डिफेक्ट है आपको MRI में कहीं नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। दूसरा जो कि ब्रेन की कंडीशंस हैं, अगर ये कि बच्चा पैदा हुआ उस दौरान ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्रेन का हिस्सा वो डैमेज हो गया जिसकी वजह से फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। ओके, ठीक है। तीसरा जो कि अगर किसी बच्चे को ये कि गर्दन तोड़ बुखार हुआ, जैसे कि इंसेफेलाइटिस हुआ या जो कि नाम अल्फाज में कि गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसकी वजह से भी ये कि ब्रेन के जो कि कुछ लोब्स जो है ना वो अफेक्ट होते हैं, जिसमें कि ज़्यादा टेम्पोरल लोब अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एग्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इमोशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। ओके, अगर किसी को ADHD किसी ट्रॉमा से है या जेनेटिकली है तो कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होंगे जो फैमिली देख के बताएगी कि यार इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, और कोई टेस्ट वगैरह है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट या कोई चीज़ जिससे पता चल जाए? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको भी पता है, ज़माने से काम कर रहे हैं, मैं भी काम करता हूँ, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती असेसमेंट्स को। कभी कभी वो कहते हैं नहीं इसको नहीं है, ये तो टेस्ट है, नहीं, जब तक कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट ना हो। तो क्या चीज़ें हैं जो आप फैमिली को कायल करते हैं? पहली बात ये कि जो सिम्टम्स हैं जिसपे ये कि जो मेन, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है ADHD, ठीक है जी, अटेंशन नहीं देना, एक जगह पे टिक के नहीं बैठना, एक्सेसिव टॉकिंग, इररिलेवेंट टॉकिंग, आप पूछो एक जगह दे कीप ऑन टॉकिंग, तो ये कि इररिलेवेंट एक्सेसिव टॉकिंग, या ये कि अपनी जो है ना वो जो चीज़ काम कर रहे होते हैं उससे ये कि डाइवर्ट हो जाते हैं, या और कोई काम कर रहा है तो उसको ये कि वो इंटरवीन कर देते हैं, ये कि उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर, ये इम्पल्सिव बिहेवियर का थोड़ा सा बताएंगे अपने हमारे लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। देखो इम्पल्सिव बिहेवियर से ये कि मुराद ये कि आपने कि एक जगह पे बैठे, दूसरी जगह पे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठे, इस चीज़ को छेड़ना, उस चीज़ को छेड़ना, उसको छेड़ना, उसको एक हाथ लगाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो इश्यूज होते हैं कि भाई आपके जैसे कहा कि भाई कि कौन सा टेस्ट करवाएं, अभी कि यही चीज़ जो है कि अभी भी जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनसे भी ये कि यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ADHD इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। सही बात। आपको जो कि इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपको ये कि अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम से मुराद कि अगर ये कि किसी को एपिलेप्सी है, ADHD के साथ ये कि कोई एपिलेप्सी है, या कोई ये कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, या कोई ये कि अदर जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसके लिए देखना होता है। दूसरी जो चीज़ जो कि देखी गई है जो ADHD के साथ हार्मोनल चेंजेस, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, या लेड टॉक्सिटी या लेड पॉइजनिंग, बच्चे जो कि वो उठा के ले रहे होते हैं कहीं से कि पेंट है दीवारों से निकाल के ले रहे होते हैं, तो तभी भी है कि वो चीज़ें आपको एक अगर है तो वो आपको एक इन्वेस्टिगेट करना है। सही, ज़बरदस्त। तो फैमिलीज को चाहिए, अगर फैमिली को थोड़ा बहुत एब्नॉर्मलिटी फील हो रही हो या आपको ये लगता हो कि पीछे जेनेटिकली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी हमारे दादा दादी माँ बाप में, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है टेस्ट करवाने में। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसकी ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी को ADHD है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। अब हम बात करने जा रहे हैं
साइकेट्री या न्यूरोलॉजी में सबसे मुश्किल जगह पे वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकती हैं और इससे उनको बड़े नुकसानात होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी जिस्मानी मसले की हो तो फ़ौरन करा लेते हैं। डॉक्टर साहब, रही बात साइकेट्री हो या न्यूरोलॉजी हो, हमेशा जो हमारी पेशेंट्स हैं वो दवाइयाँ लेने में ज़रा सोचते हैं। ADHD में जब आप बताते हैं तो किस किस्म की दवाइयाँ हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि रोक दी जाती हैं, हमेशा लेनी पड़ती हैं प्लीज़? देखो, अभी के ADHD का इशू ये होता है कि आपको एक डिपेंड करता है कि डायग्नोज किस एज पे हुआ है। ठीक है जी। यूजुअली जो कि एज ऑफ जो कि डायग्नोज होती है 7 to 12 ईयर्स होती है। यूजुअली स्कूल में एक पिक होता है, जब 4-5 साल का बच्चा होता है तब ये कि स्कूल में वो चीज़ें वो पिक होती हैं। उसके बाद ये कि फिर जब ये कि डायग्नोज की आता है तो फिर ये कि नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि भाई ये कि ADHD ये कि प्राइमरी है या इससे पहले कोई ये कि प्रॉब्लम हुआ था। जैसे ये कि जैसे मैंने बताया कि भाई ये कि कोई बर्थ पे ये कि कोई इवेंट हुआ हो, कोई मेनिंजाइटिस या कोई ऐसी चीज़, अगर उनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर ये कि नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ये कि जो बेसलाइन वर्कअप है जिसमें ये कि थायराइड हार्मोन का टेस्ट है, आयरन का लेवल है, लेड लेवल है, ये आपने देख लिया। अगर ये नॉर्मल आते हैं तो फिर ये कि असेसमेंट होती है। असेसमेंट से मुराद के ये कि बच्चा किन चीज़ों में पीछे है, इनअटेंशन ज़्यादा हो रही है या हाइपर एक्टिविटी बच्चे में ज़्यादा है या इनअटेंटिव बिहेवियर ज़्यादा है। ओके। अगर इनमें से लगता है कि इनअटेंशन ज़्यादा है देन दे ये कि हाइपर एक्टिविटी, तो फिर ये कि आप सोचते हो कि कुछ मेडिकेशन के लिए आप ये कि स्टार्ट। अभी मेडिकेशन के लिए ये होता है कि कुछ जो कि दवाएं जो रिकमेंडेड होती हैं वो होती हैं आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स के से पहले जो है ना आप ये कि थेरेपीज से मुराद के बिहेवियर थेरेपीज हो गई, उनकी के सेंसरी थेरेपीज हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हो गई, डिपेंड करता है कि बच्चे में प्रॉब्लम कितना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो कि आ जाता है जैसे आपने बताया कि मेडिकेशन का, उसमें आता है कि CNS स्टिमुलेंट। ठीक है जी, जिसमें ये कि आपके इटिमोक्सिटिन आ जाती हैं, बाकी जो कि मिथाइलफेनिडेट और बाकी जो दवाएं आ जाती हैं, तो वो उनको ये कि वो यूज़ करते हैं, मगर ये कि वो हर बच्चे में नहीं होती। आप डिपेंड करता है कि बच्चे में इश्यूज कितने हैं। सही बात। अगर इनअटेंटिव ज़्यादा हो रहा है, बच्चा ये कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है स्कूल में, हर जगह पे जो कि भागना दौड़ना, इन दैट सिचुएशन फिर ये कि आप वो दवाई देते हो जो कि दवाई 3 से 4 घंटे तक नॉर्मली काम करती है। ठीक है। उसके बाद ये कि वो बच्चा जो है ना वो उसी तरीके से आपको मिलेगा। तो ये कि शॉर्ट एक्टिंग होती हैं वो दवाएं। दूसरी जो दवाएं होती हैं एंटी डिप्रेसेंट आती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। वो ये कि लगता है कि एग्रेशन बिहेवियर ज़्यादा हो रहा है, बच्चा हाइपर ज़्यादा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ये कि यूज़ करते हो। रहा सवाल ये कि जो पीडियाट्रिक वाले जो हैं ADHD वाले जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें कहते हैं कि 1/3 जो कि केसेस जो कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्टहुड में। अराउंड 30% ऑफ द केसेस में जो बच्चों की जो ADHD होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एडल्टहुड में। आपने भी कभी कभार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े एक जगह पे बैठेंगे नहीं, यहाँ से बैठे फिर छलांग लगाए वहाँ पे होंगे। उनको भी आप एक हिस्ट्री अगर लेंगे ना तो उनकी एक बर्थ में आई मीन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड जो है ना कुछ इशू होगा। अनडायग्नोज जो कि हो गया। आप सभी ने कहा कि नहीं नहीं भाई छोड़ दो, ये कि फलां ने भी, इसका दादा भी ऐसा था, इसका अबू भी ऐसा था, ये है ही ऐसे बड़े तेज हैं। अब ये कि तेज भाई नहीं है, तेज की वजह से नहीं है, हाइपर एक्टिविटी की वजह से। तो उसमें ये कि ट्रीटमेंट जो कि बच्चों में अर्ली द बेटर। आपने थेरेपी स्टार्ट कर दी, प्रॉपर स्कूलिंग कर दी, उसके बाद ये कि घर पे बच्चे को टाइम देना इम्पोर्टेंट। ये कि सिखाने की जो चीज़ें हैं उन पे आपको फोकस करना है, दवाएं बाद में आती है। डॉक्टर साहब टाइम इतना कम है, मुझे तो मज़ा ही नहीं आया कि सवालात तो मेरे पास बहुत थे। कोई मैसेज, कोई आपकी अपनी थॉट तो प्लीज़ हमारे लोगों तक पहुंचाएं। देखिए मेरा ये कि एक ही जो मैसेज है जो कि ऑडियंस हमारे देख रहे हैं कि बच्चों को आप ये कि टाइम दें, गुड पेरेंटिंग करें। दूसरी जो चीज़ होती है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है कि बच्चे की ब्रेन की नशोनुमा पे बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं कि पहला जो है ना वो स्कूल बच्चे का घर से ही स्टार्ट होता है। अम्मा अब्बाई जो है ना उसके एक टीचर भी हैं और उनके एक सभी चीज़ें हैं। तो अगर ये कि घर में ये कि लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चे को टाइम नहीं दिया जाएगा या उनको ये कि गुड पेरेंटिंग नहीं होगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं बिहेवियर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कि बच्चों को टाइम दें, उनको एक गुड पेरेंटिंग करें, बाकी इसके अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है, गुड पेरेंटिंग इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी ऑफ द किड। हाँ एग्जैक्टली। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला फिर आपको हम बुलाएंगे। वेलकम। तो जनाब आज का जो शो था आज हम सम अप करते हैं इसको। और मुझे जो इस बातें समझ आई वो सबसे पहले तो ये कि अगर
किसी को जिस्मानी मर्ज होता है तो वो अपने बच्चे को गोद में लेके भागता है डॉक्टर के पास, वैक्सीनेशन भी कराता है, प्लानिंग भी करता है। लेकिन अगर किसी को साइकियाट्रिक इशू हो या ADHD हो तो पता नहीं क्यों वो बच्चे के जो फादर मदर है वो अपने बच्चे को लेके जाने में बहुत डिले करते हैं और एज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मर्ज भी बढ़ता जाता है और एक टाइम आता है कि जो चीज़ आप लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ बुरी तरह आया होती है हमारी फैमिली में भी और बच्चे के लिए इलाज भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ADHD कोई बहुत बड़ी ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि जिसको छुपाया जाए, और जो क्लिनिकल फीचर्स हमने आपको बताए हैं अगर आपके बच्चे में वो चीज़ें नज़र आती हैं तो कोई मुगालता नहीं है कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके ही बता दें। आई एम श्योर कि इलाके का डॉक्टर भी कोई ना कोई चीज़ आपको बता सकते हैं और रेफ़र कर सकता है स्पेशलिटी के पास। और इसके साथ साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप हमें बताएंगे। अगर आपके घर में कोई मसला है जो कि आप समझते हैं कि डिस्कस करना चाहिए तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला हम वो टॉपिक भी लेकर आएंगे। अब जाने का वक्त है, अगले इतवार को 11 बजे तक के लिए हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं।